नमस्कार। हाल ही में अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद विमान हादसे की खबर आई है। हाँ, बहुत ही दुखद। आज हम उसी पे थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो जांच से तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था। हाँ, लंदन गैटविक जा रहा था। बिल्कुल। और उड़ान भरने के आप सोचिए सिर्फ 36 सेकंड बाद। महज 36 सेकंड। ये बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इस हादसे के जो मुख्य तथ्य हैं, शुरुआती जांच क्या कहती है और इसका क्या असर हुआ है, इसे समझें। तो ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसका टेल नंबर था VTANB। VTANB, हाँ। ये अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पे गिरा। हाँ, एक हॉस्टल ब्लॉक पर। और विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिला के 242 लोग। 242 लोग। और जमीन पर भी। हाँ, दुखद बात यह है कि विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी कम से कम 39 लोग मारे गए। ओह, तो लगभग सभी लोग। हाँ, लगभग सभी। और जमीन पर जो लोग थे उनमें कई मेडिकल छात्र भी शामिल थे। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन इसमें एक बात जो थोड़ी हैरान भी करती है और शायद थोड़ी उम्मीद भी देती है, वो है एक अकेले यात्री का बचना। हाँ, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं विश्वश कुमार रमेश। अच्छा। वो एग्जिट रो 11A में बैठे थे और वो चमत्कारिक रूप से बच गए। कमाल है, सिर्फ एक व्यक्ति। हाँ, और बाद में पता चला कि उन्होंने गुजरात में अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया। इस पूरी त्रासदी में ये एक, पता नहीं कैसे कहें, एक अजीब सी उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। और एक और अहम बात यह है कि 2011 में जब से 787 ड्रीमलाइनर ने कमर्शियल उड़ानें शुरू की हैं। हाँ, अपनी पहली उड़ान के बाद से। ये इस विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है। सही बात है। और ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर, देखिए, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कंपोजिट बनावट, ऑटोमेशन सिस्टम्स, इन सब के लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस हादसे ने विमानन जगत में एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये हादसा इन नई तकनीकों से जुड़ा है या फिर पारंपरिक कारण है, जैसे इंजन फेलियर या पायलट एरर। सही। अच्छा, इसका असर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा होगा क्योंकि यात्री तो कई देशों के होंगे। हाँ, बिल्कुल। पीड़ितों में भारतीय नागरिक तो थे ही, उनके अलावा ब्रिटेन के 53 नागरिक थे। 53? हाँ, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 यात्री भी शामिल था। जाहिर है शोक तो कई जगह व्यक्त किया गया। इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दौरान मौन भी रखा गया था। अब आते हैं जांच पर। उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ पता चला है? देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, CVR और FDR। वो दोनों मलबे से मिल गए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि उन्हें नुकसान काफी पहुंचा है, डैमेज्ड है। ओह, क्या ये आम बात है? ब्लैक बॉक्स तो काफी मजबूत बनाए जाते हैं ना? बनाए तो जाते हैं, बिल्कुल, बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन अगर टक्कर बहुत भीषण हो या आग बहुत ज्यादा लगी हो तो नुकसान हो सकता है। तो अब संभावना यह है कि विश्लेषण के लिए इन्हें अमेरिका भेजा जाए। वहां NTSB यानी अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, उनकी मदद ली जाएगी। अच्छा, तो इसमें तो वक्त लगेगा फिर? हाँ, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। ये कोई जल्दी होने वाला काम नहीं है। एक और जानकारी जो सामने आई है वो ये कि दुर्घटना से ठीक पहले एक मेडे कॉल की गई थी। मेडे कॉल इमरजेंसी सिग्नल। बिल्कुल। जो किसी गंभीर आपात स्थिति का संकेत देता है। हो सकता है अचानक थ्रस्ट लॉस हुआ हो या इंजन फेलियर जैसी कोई बात। कुछ वीडियो क्लिप्स में ये भी दिखा है कि विमान के टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी पावर यूनिट, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन। अच्छा, RAT। हाँ, वो एक्टिवेट हो गई थी। ये एक छोटी टर्बाइन होती है जो अगर मेन इंजन फेल हो जाए तो हवा के दबाव से घूमकर जरूरी सिस्टम्स के लिए थोड़ी बिजली बनाती है। तो इसका मतलब है कि शायद इंजन में कोई समस्या आई थी? ये एक संभावना है। RAT का एक्टिवेट होना है इसी तरफ इशारा करता है कि शायद पावर फेलियर हुआ था, लेकिन जैसा मैंने कहा, हाँ, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, जो कि बहुत रेयर होता है। हाँ, बहुत ही रेयर। या कोई पक्षी टकरा गया हो, या फ्लैप्स की सेटिंग गलत हो, या फिर पायलट एरर। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा नहीं मिलता तब तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। शुरुआती रिपोर्ट आने में भी शायद 3 महीने लग जाएं। 3 महीने, ठीक है। अच्छा, इस हादसे के बाद एयर इंडिया और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं?
एयर इंडिया ने तो तुरंत एक्शन लिया है। उनके पास जो बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं, हाँ, उनका पूरा बेड़ा है। उन सब की गहन जांच और रखरखाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और एहतियात के तौर पर जो लंबी दूरी की उड़ानें हैं, उनमें लगभग 15% की अस्थायी कमी भी की है। अच्छा, मतलब फ्लाइट्स कम की हैं। हाँ, टेम्पररी तौर पर। और उधर नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए हैं। और डीजीसीए ने, मतलब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने एयर इंडिया को एक दूसरे मामले में चेतावनी भी दी है। वो कुछ एयरबस विमानों पर इमरजेंसी इक्विपमेंट से जुड़ा कोई मुद्दा था। अच्छा, वो अलग मामला है, पर मतलब सुरक्षा को लेकर काफी सक्रियता दिख रही है। हाँ बिल्कुल, जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद ये जरूरी भी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर विमान हादसा है। एक यात्री को छोड़कर विमान में सवार सभी लोगों की और जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई। हाँ, बोइंग 787 का ये पहला घातक हादसा है और जांच अभी चल रही है। क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई में यही सब शामिल होगा। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण, पूरे फ्लीट का इंस्पेक्शन और फिर जो सरकारी सुरक्षा समिति बनेगी उसकी सिफारिशें। उम्मीद यही है कि इन सब कदमों से भविष्य में एविएशन सेफ्टी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए, लेकिन ये हादसा एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। तकनीकी जांच तो चलेगी ही अपनी जगह है, पर ड्रीमलाइनर जैसा विमान जिसे इतना आधुनिक, इतना एडवांस्ड माना जाता है, हाँ बिल्कुल, उसका ये पहला घातक हादसा, क्या ये विमानन तकनीक की अपनी जटिलताओं या शायद कुछ ऐसी संभावित कमजोरियों की तरफ इशारा करता है जिन पर अभी तक दुनिया का ध्यान शायद उतना नहीं गया था? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद जांच पूरी होने के बाद ही धीरे-धीरे सामने आएगा।